नमस्कार। अभी पता नहीं कैसे वीडियो बंद हो गया था, हम नहीं देख पाए पूरा। मैं सब कुछ बता डाला, वीडियो बंद था तो ध्यान नहीं दिए हम। फिर से उसको समझाने जा रहे हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, कम से कम आधा घंटा बोला हूँ, फिर से उसको बोलना पड़ेगा हमको। देखिए, हमने बताया कि जो विनिमय दर प्रणाली होती है दोस्तों, विनिमय दर प्रणाली में तीन प्रकार की बात को देखा जाता है। जो अभी समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को, तीन चीजों को हमने देखा। तीनों में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए तीन तीन कॉन्सेंसस हुए थे। पहला कॉन्सेंसस था वाशिंगटन कॉन्सेंसस। ये है वाशिंगटन कॉन्सेंसस। वाशिंगटन कॉन्सेंसस। दूसरा है बीजिंग कॉन्सेंसस। बीजिंग कॉन्सेंसस, ये है बीजिंग कॉन्सेंसस। तीसरा है आपका सेंटियागो कॉन्सेंसस। सेंटियागो कॉन्सेंसस। देखिए, हम पहले देखेंगे वाशिंगटन कॉन्सेंसस को। तीन प्रकार की संस्थाएं हैं। वह तीन संस्था अमेरिका के वाशिंगटन शहर में लोकेटेड है। ये है, देखिए, एक है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। दूसरा है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और तीसरा है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग। ये है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग। देखिए, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, ये तीनों संस्था वाशिंगटन शहर में स्थित है, विभाग है, अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के कह सकते हैं वाशिंगटन शहर में स्थित है। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था विलियमसन। उन्होंने इसको पहली बात वाशिंगटन में स्थित होने का वाशिंगटन नाम देना जरूरी था, मतलब लाजमी था। और दूसरी बात यह है कि विलियमसन ने इसको वाशिंगटन सहमति नाम दिया। यहां पर देखिए, यह एक ऐसी संस्था थी जो आर्थिक सुधार संबंधी सलाह देती थी। ठीक है, ये चिड़िया इतनी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, इधर से माता उधर से आती हैं, हर तरफ से पक्षियां, मतलब कीड़े मकोड़े बोल पाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है वाशिंगटन सहमति की बात की गई थी। यह आर्थिक सुधार संबंधी सलाह थी जो विकासशील देशों के आर्थिक संकट के समाधान के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF तथा अमेरिकी सलाहकारी, वो है अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा इसको सुझाया गया था। मैंने ये बताया, अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा इसे वाशिंगटन सहमति नाम दिया गया। इसमें 10 सुधार थे दोस्तों। 10 सुधारों में पहला था वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन जरूरी है, क्योंकि जब कोई काम अनुशासन में होता है तो प्रायः वह विकास करता है। अगर वह अनुशासन में होगा, जैसे मान लीजिए एक मैं बता रहा हूं कहानी। छोटा सा बच्चा है, पहले उसको लोग चलना सिखाते हैं। जब वह चलना सीख जाता है तो बहुत तेज से जब भागना शुरू करे, उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है, नहीं तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था अगर बहुत तेज से भागे, उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। यही है वित्तीय अनुशासन। बहुत तेज से भागेगा तो नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है सार्वजनिक खर्च। सार्वजनिक खर्च की प्राथमिकताओं को ऐसे क्षेत्रों की ओर पुनर्निर्देशित करना जिनसे उच्च लाभ तथा आय के वितरण की संभावना हो। उच्च लाभ तथा आय के वितरण की संभावना हो, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत संरचना। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब में डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा पर खर्च नहीं होगा
तो स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च नहीं होगा तो लोग जान ही नहीं पाएंगे किसी चीज को। स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन सब चीजों पर काम करना आवश्यक है। टैक्स रिफॉर्म की बात की जा रही है। टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। देखिए टैक्स रिफॉर्म की बात की जा रही है तो यहां पर क्या होगा, देखिए टैक्स रिफॉर्म। हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे, उनका नाम था राजा जी चलैया। राजा जी चलैया ने क्या किया, कहा कि पहले टैक्स को कम करिए। जब टैक्स को कम करेंगे तो लोग टैक्स देना पसंद करेंगे। जब लोग टैक्स देना पसंद करेंगे तो धीरे धीरे लोग टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। जब टैक्स के दायरे में आ जाएंगे थोड़ा सा टैक्स बढ़ा दीजिए, हो गया। यही है टैक्स रिफॉर्म की बात की जा रही है, कर सुधार। दूसरा है ब्याज दर उदारीकरण। दोस्तों ब्याज कम करना जरूरी है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए 6% होम लोन है, अगर ये 5% हो जाए तो लोग तुरंत जो है पैसा लेना शुरू कर देंगे। जब पैसा लेंगे लोग, तो पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, वस्तु खरीदना शुरू करेंगे। जब वस्तु खरीदना शुरू करेंगे तो वस्तु बनना शुरू होगा। वस्तु बनाएगा कौन, मनुष्य। मनुष्य का तो रोजगार मिलेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, आय बढ़ जाएगी। आय बढ़ेगी तो लोग निवेश करना शुरू करेंगे। तो यही है ब्याज दर में उदारीकरण। प्रतिस्पर्धा पूर्ण विनिमय दर, ये जरूरी है, कंपटीशन होना आवश्यक है। व्यापार उदारीकरण, अब जैसे इतना कठोर नियम मत बनाइए कि जैसे कोई वस्तु बेचना है तो यहाँ कागजी कार्रवाई पूरा करना है, वहां कागजी कार्रवाई पूरा करना है। तो ऐसे क्या होता है, समस्या पैदा होती है और व्यापार पूर्ण रूप से मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है। थोड़ा सा उसको लिबरल होना जरूरी है, ट्रेड लिबरलाइजेशन। सरकारी हस्तक्षेप हो लेकिन इतना न हो कि आदमी परेशान हो जाए। कुछ चीज बेचना चाहते हैं, वहां दलाल हैं, इतना तो हम बिकवा देंगे। तो ऐसे कंडीशन क्या होता है, जो उत्पादक होता है हतोत्साहित होता है। हतोत्साहित न हो उत्पादक, वो प्रोत्साहित करने के लिए उसको उदार करना आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा पूर्ण विनिमय दर, व्यापार उदारीकरण। फिर है एफडीआई इनफ्लो लिबरलाइजेशन। मतलब एफडीआई जो होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां पर देखिएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ठीक है। एफडीआई इनफ्लो जो हो वह लिबरल हो। इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी आ रही है तो इतना उससे कागजी काम मत करवाइए कि वो परेशान हो जाए। एक जो सिस्टम होता है, मतलब कागजी कार्रवाई पूरा कर लीजिए छोटा सा, फिर इसके बाद वो काम करना शुरू करेगी, निवेश करना शुरू कर देगी। जब निवेश हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी आय की दर बढ़ जाएगी। अगर वही चीज अगर लिबरल नहीं होता है तो समस्या पैदा होता है, तो लोग इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये है एफडीआई उदारीकरण। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। देखो इसमें तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, ये लिबरल, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा है आपका, एक है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिबरलाइजेशन दिखाई दे रहा है, और वैश्वीकरण भी इसमें दिखाई देगा। प्राइवेटाइजेशन और ये लिबरलाइजेशन से ही वैश्वीकरण होता है, दोनों होंगे तभी वैश्वीकरण हो पाएगा, अदरवाइज वैश्वीकरण नहीं हो पाएगा। विनिमय दर, देखिए विनिमय जो होता है, प्रवेश तथा विकास के बाधाओं को दूर करने के लिए विनिमय दर भी लिबरल होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। इसकी सुरक्षा करेगी सरकारी क्षेत्र करेगी। तो यहाँ पर ये तीनों लक्षण दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप उदार नहीं होंगे तो आप मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उदार होना आवश्यक है। उदार होंगे तभी कंपटीशन कर पाएंगे, इसलिए लिबरलाइजेशन जरूरी है। निजीकरण की बात की गई है क्योंकि निजीकरण से कंपटीशन बढ़ता है, वस्तु के गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। जब वस्तु गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है तो
तो लोग क्या करते हैं, उसको खरीदना पसंद करते हैं। जब लोग खरीदेंगे तो वस्तु और बनेगी, उत्पादन और ज्यादा होगा उत्पादन। देखिए, इसको नव उदारवाद कहा गया है, इसको बाजारवादी रूढ़िवाद कहा गया है। यहीं से एलपीजी का जन्म होता है, यहीं से एलपीजी का जन्म होता है। पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण का देखिए समानार्थक, यहीं से भूमंडलीकरण की बात, ग्लोबलाइजेशन की बात कहा है। एलपीजी का जन्म यहीं से होता है। एक शब्द बहुत गलत यहां पर कह दिया गया था कि बाजार हर संकट को दूर कर सकता है। दोस्तों, अगर पब्लिक सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई तो बाजार तो शोषण का कार्य करता है। यहां पर देखिए, ये है आपका, ये कहा गया, ये बाजार कैसी भी स्थिति संभाल सकता है। ये बात कहां तक सही है? यहां पर मैंने आपको बताया कि बाजार सभी स्थिति नहीं संभाल सकती है, क्योंकि बाजार फायदे को देखता है। अगर उससे कह दिया 6 वर्ष तथा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है, तो कोई प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा। इसमें सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए और होता है। अभी कोरोना काल में क्या हुआ? कोरोना काल में निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स बंद, जिसके पास बहुत पैसा वही जा सकता है, तो ऐसे में सरकारी हॉस्पिटल से ही काम आया। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है। यही इसका नेगेटिव पॉइंट था। यहीं से जन्म होता है एलपीजी का, और इसी के रिएक्शन में आया आपका बीजिंग कॉन्सेंसस। बीजिंग कॉन्सेंसस की बात हम करेंगे, इससे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, बीजिंग सहमति की बात हो रही है। देखिए, बीजिंग सहमति है, बीजिंग सहमति, बीजिंग कॉन्सेंसस। इसको मैं सोच रहा हूं एक नया वीडियो बनाऊं बीजिंग कॉन्सेंसस में, ठीक है, क्योंकि जैसो आप ऊपर वगैरह